गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 विकास के बारे में, एवोल्यूशन चैप्टर। आज जो है हम आपको चैप्टर 7 की 5वीं हेडिंग जैव विकास के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम इस चैप्टर की चौथी हेडिंग के बारे में बताए थे, जो था आपका अनुकूली विकिरण क्या है। ठीक है, अनुकूली विकिरण क्या है, यह चैप्टर 7 की चौथी हेडिंग थी। इसके बारे में हमने आपको समझाया था। तो अनुकूली विकिरण किसे कहते हैं, तो इसकी डिफिनीशन में आप देख रहे हैं कि एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में, ठीक है, एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में, एक विशेष एरिया में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम, ठीक है, एक विशेष एरिया में भूभौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से, एक पॉइंट से शुरू होकर अन्य दूसरे भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूली विकिरण कहा गया। ठीक है, जिसमें डार्विन की फ्रिंज का उदाहरण दिया गया कि यह डार्विन की फ्रिंज जो थी एक भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न हुई थी और वही अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में चली गई और वहाँ के अनुसार, वहाँ के परिस्थिति के अनुसार उनके चोंच में परिवर्तन हो गया। ठीक है, कुछ जो है कीटभक्षी हो गई, कुछ शाकाहारी हो गई और कुछ बीजों को खाने के अनुसार उनका चोंच बदल गया। ठीक है, तो अनुकूली विकिरण क्या है, तो एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूली विकिरण कहा गया, एडेप्टिव रेडिएशन कहा गया। ठीक है, अभिसारी विकास क्या होता है, तो ध्यान दें अभिसारी विकास के बारे में। जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण, ठीक है, जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग थलग भौगोलिक क्षेत्र में, ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जो आपस में जुड़ा न हो, अलग अलग हो, ठीक है, जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग थलग भौगोलिक क्षेत्रों में प्रकट होते हैं तो इसे अभिसारी विकास कहा जाता है। ठीक है, तो जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में प्रकट होते हैं तो इसे अभिसारी विकास कहा जाता है। तो अभिसारी विकास के उदाहरण में ऑस्ट्रेलिया के अपरास्तनी जंतु में समझाया गया कि यह जो है ऑस्ट्रेलिया के अपरास्तनी जंतु जो हैं स्तनधारियों के किस्म के विकास में अनुकूली विकिरण प्रदर्शित करते हैं, जिनमें से प्रत्येक मेल खाते हुए मार्सुपियल आपस में समान दिखते हैं, जैसे अपरास्तनी भेड़िया, तस्मनाई बुल्फ आदि। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आपको अनुकूली विकिरण में हमने समझाया था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे जैव विकास क्या होता है, जैव विकास को समझेंगे। तो आप ध्यान दें, प्राकृतिक वर्ण से, नेचुरल सिलेक्शन से विकास अपने वास्तविक अर्थ में तब शुरू हुआ होगा जब जीवन के कोशिकीय रूपों ने अपने चयापचयी क्षमताओं की विभिन्नताओं के कारण अपना जीवन आरंभ किया होगा। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन के रूप में, प्राकृतिक वर्ण के रूप में विकास का वास्तविक अर्थ तब शुरू हुआ होगा जब जीवन का कोशिकीय रूपों ने अपने चयापचयी क्षमताओं, मेटाबॉलिक कैपेसिटी की विभिन्नताओं के कारण अपना जीवन आरंभ किया होगा। तो कोशिकाएं जो हैं जिनकी अपनी अपनी मेटाबॉलिक कैपेसिटी होगी, अपनी चयापचयी क्षमता होगी, वह क्या होगी, अलग अलग होगी, उसके कारण वह जीवन की आरंभ किए होंगे जहां से विकास का वास्तविक अर्थ शुरू हुआ होगा। ठीक है, तो प्राकृतिक वर्ण से विकास अपने वास्तविक अर्थ में तब शुरू हुआ होगा जब जीवन के कोशिकीय रूपों ने अपनी चयापचयी क्षमताओं की विभिन्नता के कारण, जो कोशिकीय रूप हैं सबकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक कैपेसिटी अलग अलग है। ठीक है, तो उन अलग अलग क्षमताओं के कारण अपना जीवन आरंभ किया होगा और उसी समय वास्तविक रूप से प्राकृतिक वर्ण से विकास अपने वास्तविक अर्थ में शुरू हुआ होगा।
ठीक है। विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व प्राकृतिक चुनाव है। ठीक है, विकास के बारे में जो डार्विन ने अपना सिद्धांत दिया था उसका मूल जो तत्व है वो क्या है? प्राकृतिक चुनाव है, नेचुरल सिलेक्शन है। नए स्वरूप के प्रकटन की दर, ठीक है, जो नए स्वरूप है वह उत्पन्न हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, नए स्वरूप के प्रकटन की दर जीवन चक्र या जीवन अवधि से संबद्ध है। ठीक है, नए स्वरूप के प्रकटन की दर जीवन चक्र या जीवन अवधि से संबद्ध है। लाइफ स्पेन कितना है, कौन कितना देर तक जिंदा रहता है, कितने समय तक, कितने वर्ष तक जिंदा रहता है, यह जो है नए स्वरूप के प्रकटन की दर इससे जुड़ी हुई है, उसके समय से जुड़ी हुई है, लाइफ स्पेन से जुड़ी हुई है, उसके जीवन चक्र से जुड़ी हुई है। नए स्वरूप के प्रकटन की दर जीवन चक्र या जीवन अवधि से संबद्ध है, जुड़ी हुई है। किसमें तेज होगा, किसमें स्लो होगा? तो जिनकी जीवन अवधि लाइफ स्पेन कम समय की होगी उनमें नए स्वरूप प्रकट होने की दर तेज होगी, और जिनमें जीवन अवधि लाइफ स्पेन बड़ी होगी उनमें नए स्वरूप प्रकट होने में ज़्यादा समय लग जाएगा। वे रोगाणु जो तेजी से विभाजित होते हैं उनमें बहुगुणन की क्षमता होती है। ठीक है, वे रोगाणु जो तेजी से विभाजित होते हैं उनमें बहुगुणन की क्षमता होती है और 1 घंटे के भीतर करोड़ों व्यष्टि बन जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो रोगाणु बहुत तेजी से विभाजित होते हैं उनमें मल्टीप्लिकेशन की क्षमता होती है, बहुगुणन की क्षमता होती है, और 1 घंटे के भीतर उनकी संख्या जो है, पॉपुलेशन जो है वह करोड़ों में हो जाती है। देखिए ध्यान से, जीवाणुओं, मान लीजिए इसको ए, जीवाणुओं ए की एक कॉलोनी एक प्रदत्त विशेष माध्यम में बढ़ती है। ठीक है, तो जीवाणु की कोई कॉलोनी है जिसका ए नाम दिया गया, यह एक विशेष माध्यम में अपनी संख्या को बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि भोज्य पदार्थ के एक घटक का उपयोग करने की क्षमता निहित है। यह अपनी संख्या एक माध्यम में, अपने कॉलोनी के जीवाणुओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ाती है। क्यों बढ़ाती है? क्योंकि वे भोज्य पदार्थ के एक घटक के, एक कंपोनेंट के उपयोग करने की क्षमता से निहित है। अगर भोज्य पदार्थ का वह कंपोनेंट उसको मिल जाए तो वह अपने कॉलोनी में जीवाणुओं की संख्या मैक्सिमम बढ़ा सकता है। ठीक है, तो भोज्य पदार्थ के एक घटक के उपयोग करने की क्षमता उसमें निहित है। माध्यम संघटक विशेष बदलाव जीव संख्या। ठीक है, माध्यम संघटक विशेष बदलाव जीव संख्या, मान लीजिए बी का केवल वह अंश सामने लाएगा जो कि नई परिस्थितियों में उत्तरजीवित रह सके। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि माध्यम संघटक विशेष बदलाव, तो अगर कोई बदलाव हो जाए, चेंजिंग हो जाए, तो केवल उसमें वही अंश बचेंगे, ठीक है, जो परिस्थिति के लिए उत्तरजीवित होंगे, नए परिस्थिति का सामने करने के लिए जीवित होंगे, वही जो है बचे रहेंगे। कब? जब माध्यम बदल दिया जाता है तब। ठीक है, अगर माध्यम नहीं बदला जा रहा है और उसी माध्यम में जीवाणु अपनी मैक्सिमम संख्या बढ़ा लेते हैं तो बढ़ा लेंगे, लेकिन अगर परिस्थिति आप चेंज कर देते हैं तो उस नई परिस्थिति के अनुसार कुछ जीवाणु जो है बदल जाएंगे, उस नई परिस्थिति में बदल जाएंगे, बाकी नहीं बदल पाएंगे। तो जो नहीं बदल पाएंगे वह नष्ट हो जाएंगे और जो बदल लेंगे वो बचे रहेंगे, और समय अवधि के दौरान अन्य परिवर्तन होगा, उसके अनुसार वो बाजी मार लेंगे, उनका विकास होगा, उनकी संख्या बढ़ेगी और नई जात के रूप में वे प्रकट होते हैं। ठीक है, तो माध्यम संगठक विशेष बदलाव जीव संख्या का केवल वह अंश सामने लाएगा जो कि नई परिस्थिति में उत्तरजीवित रह सके। एक समयावधि के दौरान, एक टाइम पीरियड के दौरान यह परिवर्तन अन्यों से बाजी मार लेता है। ठीक है, एक टाइम पीरियड के दौरान जो चेंजिंग हुई है नई परिस्थिति के अनुसार, उसके कारण
वह जीव जो है बाजी मार लेता है और नई प्रजाति के रूप में प्रकट होता है। यह कुछ दिनों के भीतर ही होता है। यह घटना जो है कुछ दिनों के भीतर ही होता है। ठीक है। ठीक यही बात एक मछली या कुक्कुट, मुर्गी के लिए भी लागू होता है, जिसको होने में लाखों वर्ष लगेगा। ठीक है। जीवाणु में आप देख रहे हैं कि कम ही समय में हो जा रहा है, क्योंकि वह घंटे के भीतर करोड़ों पॉपुलेशन तैयार कर लेते हैं अगर उनको माध्यम अवेलेबल हो तो। लेकिन यही घटना जो है, नया रूप प्रकट होना जो है, वह एक मछली या कुक्कुट के लिए लाखों वर्ष लगेगा। क्यों? क्योंकि उनकी जीवन अवधि वर्ष लंबी होती है। उनका जो लाइफ स्पेन है, जीवन अवधि होती है, वह लंबी होती है, इसलिए उसमें लाखों वर्ष लगेगा। ठीक है। तो यहां पर हम यह कह सकते हैं कि जो कॉलोनी ए है, ठीक है, ए की अपेक्षा बी की उपयुक्तता बेहतर है। ठीक है। ए की अपेक्षा बी की उपयुक्तता क्या है? बेहतर है, क्योंकि वह नई परिस्थितियों को सामना करके जिंदा है। अर्थात ए की अपेक्षा बी की उपयुक्तता, अनुकूलन बेहतर है। प्रकृति जो है उपयुक्तता को चुनती है। प्रकृति जो है अनुकूलित चीजों को चुनती है, जो प्रकृति के अनुसार हैं उन्हीं को प्रकृति चुनती है। जो प्रकृति के विपरीत है वह समाप्त हो जाते हैं, उनका नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए की अपेक्षा बी की उपयुक्तता बेहतर है, प्रकृति उपयुक्तता को चुनती है। हमें यह अवश्य याद रखना है कि यह तथाकथित उपयुक्तता उन विशिष्टताओं पर आधारित होती है जो कि वंशानुगत होती है। ठीक है। तो यह जो नेचुरल सिलेक्शन के लिए जो परिस्थितियां हैं, विशेषताएं हैं, यह उन्हीं पर उपयुक्तता डिपेंड करेगी, और वह जो है वंशानुगत होती है, उनके बाल बच्चों में भी पहुंचता है, उनके संतानों में भी वह पहुंचता है। हमें यह अवश्य याद रखना चाहिए कि यह तथाकथित उपयुक्तता उन विशिष्टताओं पर आधारित होती है जो कि वंशानुगत होती है। अतः चयनित होने तथा विकास हेतु निश्चित ही एक आनुवांशिक आधार होना चाहिए। ठीक है। तो चयनित होने के लिए, नेचुरल सिलेक्शन के लिए, एवोल्यूशन विकास के लिए एक आनुवांशिक आधार होना चाहिए, एक जेनेटिकल बेस होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, कुछ जीव प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहने में बेहतर अनुकूलित होते हैं। ठीक है। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं कि वे प्रतिकूल वातावरण में, जब वातावरण चेंज हो जाए, अन्य जीवों के लिए वह वातावरण रहने के लिए योग्य नहीं हो, तो कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो उस प्रतिकूल वातावरण में भी जीवित रहने में बेहतर तरीके से अनुकूलित होते हैं, और यह अनुकूलन क्षमता वंशानुगत होती है, उनके संतानों में जाती है। ठीक है। इसका आनुवांशिक आधार होता है। ठीक है। तो कुछ जीव प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहने में बेहतर अनुकूलित होते हैं, अनुकूलन क्षमता वंशानुगत होती है, इसका आनुवांशिक आधार होता है। अनुकूलनशीलता और प्रकृति द्वारा वर्ण का अंतिम परिणाम उपयुक्तता होता है। ठीक है। तो जो अनुकूलनशीलता है और प्रकृति द्वारा जो वर्ण हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, उसका अंतिम परिणाम क्या होता है? उपयुक्तता होता है, और प्रकृति उपयुक्तता को ही चुनती है। ठीक है। आगे देखते हैं, सारबनी अवरोहण और प्राकृतिक वर्ण विकास। ठीक है। सारबनी अवरोहण और प्राकृतिक वर्ण विकास के डार्विनवाद की दो प्रमुख संकल्पनाएं हैं। ठीक है। विकास की जो प्रमुख संकल्पनाएं हैं दो, जिसे डार्विन ने दिया था, वह है सारबनी अवरोहण और प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है। इसे और स्पष्टीकरण के लिए आप चित्र 7.7 और 7.8 को देख सकते हैं। जैसे देखें ध्यान से,
यह है आपका चित्र 7.7 ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी और अपरा स्तनधानियों का अपसारी विकास दर्शाने वाला चित्र। ठीक है, तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी और अपरा स्तनियों के अपसारी विकास को दर्शाने वाला चित्र है। ठीक है, यह आपके अपरा स्तनी है और यह ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी है। ठीक है, इनमें अपसारी विकास हुआ है, एडेप्टिव रेडिएशन हुआ है। ठीक है, और मिलते जुलते जीव तैयार हुए हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी में देखें आप, यह आपका शिशुधानी छछूंदर है, नेम्बर्ड चिट्टीखोर है, शिशुधानी चूहा है, धब्बेदार कसकस है, उड़न फ्लेंजर है, तस्मेनियाई टाइगर कैट है और तस्मेनियाई भेड़िया है। ठीक है, तो यह जो है ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानियों का एक अपसारी विकास दर्शा रहा है। उसी तरह अपरा स्तनी का भी आप देख सकते हैं, छछूंदर है, चिट्टीखोर है, चूहा है, लेमर है, उड़न गिलहरी है। ठीक है, बॉम्बकैट भेड़िया, यह जो है अपरा स्तनी का अपसारी विकास को दर्शा रहा है। ठीक है, तो यह आपका चित्र 7.7 था। इसी तरह से एक चित्र 7.8 है जो विकास को दर्शाता है, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए पहले आगे देखते हैं, डार्विन से पहले की बात करते हैं। ठीक है, डार्विन के पहले की क्या क्या बातें हैं उसको समझे ध्यान से। डार्विनवाद से पहले एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। डार्विनवाद से पहले एक फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक लैमार्क ने कहा था कि जीव रूपों का विकास अंगों के उपयोग और अनुपयोग के कारण हुआ है। ठीक है, डार्विन कह रहे हैं कि जो नए रूप आ रहे हैं, विकास जो हुआ है वह नेचुरल सिलेक्शन के कारण हुआ है, सार्वभौमिक आरोहण के कारण हुआ है। लेकिन डार्विन के पहले एक फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक लैमार्क हैं, वह कह रहे हैं कि जीव रूपों का विकास अंगों के उपयोग और अनुपयोग के कारण हुआ है। ठीक है, जिस अंग का ज्यादा उपयोग हुआ था वह विकसित हो गया और जिस अंग का कम उपयोग हुआ वह नष्ट हो गया। यह बातें लैमार्क ने कही और इसके लिए उन्होंने जिराफ का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जिराफ जब प्रारंभिक अवस्था में आए थे तो वह जो है उनका गर्दन छोटा था और वह जमीन पर घास को चरते थे। लेकिन जैसे जैसे प्राकृतिक परिवर्तन हुआ, जमीन पर घास समाप्त होते गए और पेड़ों पर घास रह गए, पेड़ों के पत्ते रह गए और उसको खाने के लिए उसने गर्दन को अपना उचकाया, जिससे समय के साथ साथ उसकी गर्दन लंबी हो गई। यह बातें उन्होंने कहा। सांप का उदाहरण दिया कि सांप जो है पहले उसमें पैर था, वो चलते थे, लेकिन जब वह भाग नहीं पाए, पकड़ लिए जाते थे, तो वे रेंगने का उपयोग किया ताकि वह तेजी से भाग सके, इसलिए उनमें धीरे धीरे पैर गायब हो गए। यह उन्होंने बताया। ठीक है, तो उन्होंने जिराफ का उदाहरण दिया जिसमें ऊंचे पेड़ों की फुनगियों की पत्तियों को चरने के लिए अपने गर्दन की लंबाई बढ़ाकर अनुकूलन किया, जिससे उसकी गर्दन लंबी हो गई। इस लंबी गर्दन की प्राप्ति की विशिष्टता को उत्तरवर्ती संततियों को प्रदान किया। ठीक है, तो जैसे जैसे उसकी संतानें आती गई, उनकी गर्दन क्या होती गई? लंबी होती गई और बरसों वर्ष बाद जिराफ ने धीरे धीरे इतनी लंबी गर्दन प्राप्त किया। ठीक है, यह बातें फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक लैमार्क ने कहा था। आज इस अटकलबाजी पर कोई विश्वास नहीं करता है। ठीक है, आज जो है यह नियम फेल हो चुका है, क्योंकि पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं हो सकता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर नहीं हो सकता है जब तक वह उस परिस्थिति में वर्क न करे। ठीक है, कसरत न करे, पढ़ाई न करे, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो यह फेल हो चुका है। क्या विकास एक प्रक्रम है अथवा एक प्रक्रम का परिणाम है? ठीक है, प्रश्न यह है कि जो विकास है वह एक प्रक्रम है, एक प्रोसेस है, या फिर प्रोसेस का रिजल्ट है। ठीक है, क्या विकास एक प्रक्रम है अथवा एक प्रक्रम का परिणाम है? आज हम जो दुनिया देख रहे हैं, ठीक है, आज जो हम दुनिया देख रहे हैं, चाहे वह अचेतन हो या फिर चेतन हो,
जो हमें दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दिखाई दे रहा है। यह केवल विकास की क्रमिक कहानी है। जब हम दुनिया की इस कहानी की व्याख्या करते हैं तो हम विकास के एक प्रक्रम के रूप में वर्णित करते हैं। ठीक है, तो विकास जो है एक प्रक्रम है अथवा प्रक्रम का परिणाम है। आज जो भी हम दुनिया में देख रहे हैं, चाहे वह अचेतन हो या चेतन हो, यह केवल विकास की क्रमिक कहानी है। जब हम दुनिया की इस कहानी की व्याख्या करते हैं तो हम विकास को एक प्रक्रम के रूप में वर्णित करते हैं। ठीक है, तो जब हम दुनिया की इस कहानी की व्याख्या करेंगे तो विकास को एक प्रोसेस के रूप में, प्रक्रम के रूप में वर्णन करते हैं। दूसरे शब्दों में, जब हम पृथ्वी पर जीवन की कहानी का वर्णन करते हैं तब हम विकास के प्राकृतिक चुनाव नामक एक प्रक्रम के परिणामों की व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो जब आप पृथ्वी पर जीवन की कहानी का वर्णन करेंगे तब हम विकास के प्राकृतिक चुनाव नामक एक प्रक्रम के परिणाम की व्याख्या करते हैं। हम अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि हम विकास और प्राकृतिक चुनाव को एक प्रक्रम के रूप में देखें या फिर अज्ञात प्रक्रम के अंतिम परिणाम के रूप में देखें। ठीक है, तो अभी तक जो है यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि हम विकास और प्राकृतिक चुनाव को एक प्रोसेस के रूप में देखें, प्रक्रम के रूप में देखें या फिर अज्ञात प्रक्रम के अंतिम परिणाम के रूप में देखें। ठीक है, यह संभव हो सकता है, आगे देखें ध्यान से, यह संभव हो सकता है कि थॉमस माल्थस के समष्टि संदर्भ में किए गए कार्यों ने, ठीक है, थॉमस माल्थस ने पॉपुलेशन पर वर्क किया था और उसके आधार पर उन्होंने रिजल्ट दिया था। यह संभव हो सकता है कि थॉमस माल्थस के समष्टि संदर्भ में किए गए कार्यों ने डार्विन को प्रभावित किया हो। प्राकृतिक चुनाव कुछ खास प्रेक्षणों पर आधारित है जो कि तथ्यात्मक है। ठीक है, जो प्राकृतिक चुनाव है वह कुछ खास प्रेक्षणों पर आधारित है जो कि तथ्यात्मक है। उदाहरण देखें, क्यों? प्राकृतिक संसाधन सीमित है। जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स हैं, वे सीमित हैं। मौसमी उतार चढ़ाव को छोड़कर जीव संख्या स्थिर रहती है। अगर मौसम में परिवर्तन न हो, मौसमी उतार चढ़ाव न हो, तो जीव की संख्या क्या होती है? स्थिर होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, यह रिपोर्ट जो है थॉमस माल्थस के समष्टि संदर्भ में दिया गया था, जिससे डार्विन प्रभावित किया हो गया, डार्विन प्रभावित हुए हो, प्रभावित किया हो। ठीक है, यह संभव हो सकता है कि थॉमस माल्थस के समष्टि संदर्भ में किए गए कार्यों ने डार्विन को प्रभावित किया हो। प्राकृतिक चुनाव कुछ खास प्रेक्षणों पर आधारित हैं जो कि तथ्यात्मक है। उदाहरण के लिए, प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, मौसमी उतार चढ़ाव को छोड़कर जीव संख्या स्थिर रहती है। एक जीव संख्या के सदस्य विशिष्टताओं में भिन्न होते हैं। वस्तुतः दो समष्टियां एक जैसी नहीं होती है। एक जीव संख्या के सदस्य को अगर आप देखेंगे तो उनकी विशेषताओं में भिन्नता होती है, वे अलग अलग विशेषताओं के होते हैं। वस्तुतः दो समष्टियां एक जैसी नहीं होती हैं, दो पॉपुलेशन जो है एक जैसे नहीं होते हैं। यद्यपि ऊपरी तौर पर वे ऊपरी तौर पर वे एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनमें अंतर होता है। ठीक है, ऊपरी तौर पर वह एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दो पॉपुलेशन अलग अलग होते हैं। तथापि अधिकतर विभिन्नताएं वंशागत होती हैं। जो अधिकतर विभिन्नताएं होती हैं वह क्या होती हैं? वंशागत होती है, उनके संतानों में पहुंचती है। यद्यपि वास्तविकता यह है कि सिद्धांत रूप में जीव संख्या विस्फोटक रूप से बढ़ सकती है।
ठीक है। अगर वास्तविकता की बात की जाए तो सिद्धांत रूप में जीव संख्या विस्फोटक रूप से बढ़ सकती है यदि हर एक स्वतंत्र जीव अधिकतम प्रजनन करे। ठीक है, तो अगर हर एक स्वतंत्र जीव अधिकतम प्रजनन करे तो सिद्धांत के अनुसार जीव संख्या विस्फोटक रूप से बढ़ सकती है। इस तथ्य को बैक्टीरियाई जीव संख्या की वृद्धि से देखा जा सकता है। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया जो है कुछ ही घंटों में अपनी संख्या तैयार कर लेती है, करोड़ों में। और यह तथ्य कि वास्तविकता में जीव संख्या का आकार सीमित है का मतलब है कि संसाधनों के लिए प्रतियोगिता है। ठीक है, वास्तविकता में अगर देखा जाए तो जीव संख्या का आकार सीमित है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब संसाधनों के लिए प्रतियोगिता है। अगर उनको संसाधन अवेलेबल हो जाए तो जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, जनसंख्या कंट्रोल नहीं रहेगी, स्थिर नहीं होगी। जनसंख्या स्थिर है, इसका मतलब है कि संसाधनों के लिए प्रतियोगिता है, कंपटीशन है। केवल कुछ ही दूसरों की कीमत पर उत्तरजीवित रह पाते हैं। ठीक है, तो संसाधनों के लिए प्रतियोगिता है, केवल कुछ ही हैं जो दूसरों के सहयोग से जिंदा रह पाते हैं, जो कि स्वयं नहीं फल फूल सकते हैं, स्वयं अपनी उन्नति नहीं कर सकते हैं, केवल दूसरों की बदौलत जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अधिकतर विविधताएं वंशागत होती हैं। यद्यपि वास्तविकता यह है कि सिद्धांत रूप में जीव संख्या विस्फोटक रूप से बढ़ सकती है यदि हर एक स्वतंत्र जीव अधिकतम प्रजनन करे। और यह तथ्य कि वास्तविकता में जीव संख्या का आकार सीमित है का मतलब है कि संसाधनों के लिए प्रतियोगिता है। केवल कुछ ही दूसरों की कीमत पर उत्तरजीवित रह पाते हैं, जो कि स्वयं नहीं फल फूल सकते हैं, स्वयं नहीं उन्नति कर सकते हैं, केवल भरण पोषण कर सकते हैं, केवल जिंदा रह सकते हैं। डार्विन की नूतनता एवं वैचारिक प्रगल्भता अंतर विचार यह था कि उन्होंने दावा किया कि विविधताएं जो कि वंशागत होती हैं और जो कुछ एक के लिए संसाधन की उपयोगिता बेहतर बनाती है, केवल उन्हें ही इस योग्य बनाती है कि वे प्रजनन करें और अधिकाधिक संतान छोड़ जाएं। ठीक है, तो डार्विन की जो नूतनता और वैचारिक प्रगल्भता अंतर विचार यह था कि उन्होंने यह दावा किया कि विविधताएं जो वंशागत होती हैं, जो केवल एक के लिए संसाधन की उपयोगिता बेहतर बनाती है, जो केवल कुछ एक के लिए, कुछ ही लोगों के लिए संसाधनों की उपयोगिता के लिए बेहतर बनाती है, वही लोग पर्यावरण से बेहतर अनुकूलन करते हैं। केवल वही लोग इस योग्य बनते हैं कि वे अधिकतम प्रजनन करें और अधिकाधिक संतान उत्पन्न करें, अपने संततियों को छोड़ दें। इस प्रकार से एक समय विधि के दौरान, एक टाइम पीरियड के दौरान बहुत सारी पीढ़ियों के बाद, एक टाइम पीरियड के दौरान बहुत सारी पीढ़ियों के बाद उत्तरजीवी अधिकाधिक संतति छोड़ जाएंगे और वे जीव संख्या की विशिष्टता में एक बदलाव होगा और इस तरह पैदा होने के लिए नए स्वरूप प्रकट होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डार्विन का जो अंतः विचार था वह यह था कि जो संसाधन है उस संसाधन को यूज करने के लिए जो बेहतर होगा, जो पर्यावरण के लिए बेहतर अनुकूल होगा, वही योग्य होगा, वही बचेगा, वही प्रजनन करेगा और उसकी संतानों की संख्या अधिक होगी। ठीक है, और इस प्रकार एक निश्चित टाइम पीरियड, एक समय विधि के दौरान उसकी बहुत सारी पीढ़ियों के बाद उत्तरजीवी अधिकाधिक संततियां छोड़ जाएंगे और वे जीव संख्या की विशिष्टता में एक बदलाव होगा और इस तरह पैदा होने के लिए नए स्वरूप प्रकट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से डार्विन ने अपनी बातें कही थी। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे विकास की क्रियाविधि के बारे में।
ठीक है, विकास की क्रियाविधि क्या है इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।